कल अपन लोगों ने रिट्रेंचमेंट छंटनी पर क्षतिपूर्ति के संबंध में जो कानूनी प्रावधान हैं उनको अपन लोगों ने देखा। आज उसके बाद में अगले हेडिंग में अपन देखने जा रहे हैं लीव एनकेसमेंट। कर्मचारी ने सेवा के दौरान कुछ छुट्टियां कमाई और वो छुट्टियां उसने काम में नहीं ली, उसके बदले में अब वेतन ले रहा है, जिसको अपन कहते हैं छुट्टियों के बदले अवकाश, एनकेसमेंट ऑफ लीव्स। और ये लीव उसके द्वारा कमाई गई हैं, उसकी अर्नड लीव हैं, जिसका वो एनकेसमेंट करवा रहा है। इसके संबंध में प्रावधान इस तरह से हैं। अगर ये लीव इनकेसमेंट या छुट्टियों के बदले नकद भुगतान सरकारी कर्मचारी के द्वारा लिया गया है और वो सेवानिवृत्त होने पर, सेवा के दौरान नहीं, सेवानिवृत्त होने पर अगर लीव्स का इनकेसमेंट करवाया गया है तो पूरी राशि कर मुक्त होगी। तो ये हुआ सरकारी कर्मचारियों के संबंध में। फिर उसके बाद में अगर वो कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी है और इसी तरह से अर्जित छुट्टियों के बदले में अर्जित अवकाश के बदले में अगर वो वेतन लेता है तो उसके संबंध में इन्होंने नियमों में 4 पॉइंट बना रखे हैं ABCD, और ये कहते हैं इनमें से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो ये 4 पॉइंट फिर अपने को याद करने पड़ेंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है कि अर्जित छुट्टियों के बदले में जो उसने वास्तव में राशि प्राप्त करी, वो अमाउंट रिसीव्ड फॉर लीव इनकेसमेंट के लिए पहले में राशि प्राप्त कितनी करी। बी पॉइंट में लिखते हैं 10 माह का औसत वेतन, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में है सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में, सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के संबंध में दे औसत वेतन। यानी सेवानिवृत्ति के समय उसका जो छुट्टियों का खाता है या लीव अकाउंट है, उसमें कितनी छुट्टियां शेष हैं, उन छुट्टियों को गुणा कर देंगे अपन औसत वेतन से। और आपको ध्यान रखने की बात यह है कि शेष के संबंध में ये बताया गया है कि कर्मचारी सेवा की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 30 दिन का अवकाश उसके खाते में जमा हो सकता है। 1 साल के लिए अधिकतम उसके खाते में जमा हो सकता है 30 दिन की छुट्टियां। 30 दिन की छुट्टियां, अगर मान लो वो 10 साल सेवा करता है तो 30 × 10 अधिकतम उसके खाते में जमा हो सकती हैं 300। इससे ज़्यादा उसके खाते में जमा नहीं होती। और इस अर्जित अवकाश में से अगर कर्मचारी ने सेवा अवधि के दौरान लीव एनकेसमेंट करवा लिया है तो वो इस खाते में से घटा दिया जाता है। अगर कोई अवकाश उसने बीच में अवकाश लिए हैं तो वो कम हो जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में जो शेष अवकाश हैं उनको औसत वेतन से गुणा करना। लेकिन शेष अवकाश के बारे में इन्होंने एक शर्त लगा दी कि 1 साल के लिए अधिकतम 30 दिन का हो सकता है, और अगर कोई छुट्टियां ली गई थी तो वो 30 दिन में से या टोटल अवकाश कितने हैं उसके अब बकाया उसमें से घटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद में डी पॉइंट आता है 3 लाख रुपए, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट बनाए अपन ने। और 4 पॉइंट में पहला था अमाउंट रिसीव्ड, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। दूसरा पॉइंट। तीसरा उसके खाते में जो अवकाश हैं उनको अपन ने गुणा किया औसत वेतन से, तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथे में अधिकतम सीमा सरकार ने बता रखी है 3 लाख रुपए। तो इस तरह से अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो
लीव एनकेसमेंट के संबंध में आप लोग ये 4 पॉइंट बनाएंगे और 4 में से जो सबसे कम होगा उसकी अपन छूट दे देंगे। और उससे ज़्यादा अगर राशि मिलती है, उससे अगर ज़्यादा मिलती है तो बाकी भाग कर योग्य हो जाएगा। ये बात हुई। फिर दोनों तरह के कर्मचारियों के बारे में हो गया। नीचे अपने को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी औसत वेतन आया है, क्योंकि उसके खाते में जो जमा अवकाश है उसको अपन औसत वेतन से, औसत एवरेज सैलरी से गुणा करते हैं। तो औसत वेतन किसको माने, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि इनकम टैक्स में अलग अलग हेडिंग में गणना करते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर वेतन का क्या मतलब है, और वो बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, उसको आप देख लें, बार बार देखना पड़ेगा। तो अगर अपन गणना कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के समय अवकाश वेतन की, तो फिर वहाँ वेतन का क्या मतलब है, तो इन्होंने ये कह रखा है यहाँ वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन से। वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन का मतलब बेसिक पे। और साथ में ये कहते हैं कि अगर महंगाई भत्ता उसको नौकरी की शर्तों के अनुसार मिलता है तो ये भी वेतन में शामिल होगा। और अगर बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन मिलता है तो इसे भी वेतन में शामिल किया जाएगा। तो वेतन में 3 चीज़ें शामिल कर ली आप लोगों ने उसके वेतन में। और वो 3 चीज़ें क्या क्या शामिल करी, एक तो अपन ने शामिल किया मूल वेतन, महंगाई भत्ता शामिल कर लिया अगर वो सेवा शर्तों के अनुसार है, और बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन। तो ये तीनों चीज़ें जब जोड़ते हैं तब वेतन आता है। तो ये ध्यान रखना है कि वेतन की जब अपन गणना करेंगे छूट लेने के लिए जैसे बी पॉइंट में दिखा 10 माह का औसत वेतन, तो पहले तो औसत वेतन निकालें और फिर उसके बाद में आप ये देखें कि वेतन क्या है। तो ये निकल गया वेतन, 3 चीज़ें शामिल हो गई। और फिर उसके बाद में इन्होंने ये कहा, ये तो वेतन देखा आपने, फिर औसत वेतन का क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने दूसरे पॉइंट में बी पॉइंट में बता रखा है 10 माह का औसत वेतन। 10 माह का तो 10 से तो गुणा कर देंगे, पर औसत वेतन कैसे निकालें। तो औसत वेतन का मतलब इनका ये है कि सेवानिवृत्त होने से तुरंत पहले के 10 महीनों का औसत वेतन। सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले अपन देख लेंगे 10 महीने और उस 10 महीने का वेतन, उसमें शामिल क्या क्या, बेसिक पे, डीए और बिक्री पर कमीशन। ये आपको 10 महीने का देखना है और फिर उसमें 10 का भाग देना है। तो भाग देते ही वो आ जाएगा औसत वेतन, औसत मासिक वेतन। तो ये आप लोगों को इस तरह से लीव इनकेसमेंट की कर मुक्ति के संबंध में गणनाएं करनी है। और फिर उसके बाद में अगला हेडिंग इसमें आता है ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी मानी ऐच्छिक, अपनी इच्छा से अगर वो अवकाश ग्रहण करता है और फिर उसको अगर कोई क्षतिपूर्ति मिलती है, कोई कंपनसेशन मिलता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है ये अपने को देखना है। अपन सब ये कुल मिला के सैलरी हेड में देख रहे हैं कि एक कर्मचारी को नियोक्ता से अलग अलग मदों में राशि प्राप्त हो सकती है। तो राशि प्राप्त अगर हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, या आपको वेतन शीर्षक में देखना है कि जो राशि मिल रही है वो सारी उसके वेतन शीर्षक में शामिल करें या उसमें से कर मुक्त करें। आपको दोनों तरह के हित देखने हैं। हित कर्मचारी का भी है, कर्मचारी का हित ये है कि कर्मचारी ये चाहता है कि उसको नियमानुसार सारी छूटें मिलें, और दूसरा सरकार का हित भी देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के जो प्रोविज़न बनाए हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं हो। तो अपना हेडिंग है वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर जो क्षतिपूर्ति होती है उसके संबंध में जो राशि मिलती है उसकी कितना भाग कर मुक्त किया जाए। तो इसमें
नियमों में बताया गया है कि अगर ये रिटायरमेंट जो लेने की स्कीम है वो केंद्र सरकार के द्वारा कोई अनुमोदित योजना के अंतर्गत है तो इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होंगे। वीआरएस जो ली जा रही है, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन वो सरकारी योजना के अनुसार, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अनुसार ले रहा है वो। वैसे तो कर्मचारी चाहे तो कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसको कुछ नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो कर योग्य होता है। तो ये जो राशि मिलने जा रही है वो ऐसी योजना के अंतर्गत है जिसमें सरकार चाहती है कि कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। तो ऐसा सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत कोई अवकाश ले रहा है तो आपको एक लिमिट ये बता दी कि अधिकतम 5 लाख रुपए कर मुक्त हो सकते हैं। अब ये जो इसको संक्षेप में कहते हैं वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। तो इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं कि ये छूट लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों में पहली शर्त ये है कि ये उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, जो अपने उम्र के 40 साल कंप्लीट कर चुके हैं, अथवा जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। 10 या तो 10 साल की सेवा हो जाए या 40 साल की उम्र हो जाए। एक तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ये सामान्य जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू होती है, संचालकों पर लागू नहीं होती। ये अगर मान लो कोई कंपनी है तो वहाँ संचालक होते हैं, तो संचालकों के ऊपर ये लागू नहीं होती है। यानी उनको अगर कोई पैसा मिलता है वीआरएस के संबंध में तो वो कर मुक्त नहीं होगा। फिर उसके बाद में कुल मिला के इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार रिटायरमेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि अगर उसके अंतर्गत कोई वीआरएस ले रहा है तो निम्न राशियों से अधिक ये राशि नहीं होनी चाहिए। ये अधिकतम सीमा दे रखी है इन्होंने, और वो सीमा कितनी है वो ये है। उसमें सीमा का पहला पॉइंट है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष, आप ये शब्दों के ऊपर जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष, यानी कंप्लीटेड ईयर। ऐसा कंप्लीटेड ईयर का मतलब पूरे 12 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए। अगर मान लो केवल 11 महीने की सर्विस हुई है तो उसको ये वर्ष नहीं मानेंगे। इन्होंने ये कहा है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, जितने भी कंप्लीट ईयर पूरे कर लिए हैं और जो महीने रह गए उनको छोड़ देंगे, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। यानी 1 साल अगर उसने कंप्लीट कर लिया है तो 3 माह का वेतन। जितने भी साल कंप्लीट किए हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये इसका पहला पॉइंट है। जो राशि आएगी वो देख लेंगे अपन। और बी पॉइंट में है सेवानिवृत्ति की बची हुई जो अवधि है उसकी, क्योंकि वो टाइम से पहले अवकाश ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से सेवा की कुछ अवधि अभी बची हुई है। तो इन्होंने ये कहा सेवानिवृत्ति की जो बची हुई अवधि है उसको अवकाश ग्रहण करने के समय जो वेतन उसको मिल रहा था मंथली सैलरी, उससे गुणा कर देंगे और फिर देख लेंगे कि कितने महीने की उसकी नौकरी बाकी है, उससे गुणा कर देंगे। अवकाश ग्रहण करने के समय जो वेतन मिल रहा था वो देखना है पहले तो, कि अवकाश ग्रहण जब वो कर रहा है उस टाइम उसको प्रति माह कितना वेतन मिल रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करना आपको उसकी बची हुई सेवा की अवधि, जितने महीने की उसकी नौकरी बची हुई है उससे गुणा कर दें। तो ये 2 तरह की राशियाँ आ गई। और एक राशि आपको पहले ही बता दी कि इसकी लिमिट है कि 5 लाख से अधिक तो छूट मिल ही नहीं सकती, अधिकतम 5 लाख। और बाकी इन 2 पॉइंटों में अपन गणना करेंगे। इन राशियों से अधिक इसको छूट नहीं मिलेगी। जो कम राशि होती है, इनमें से जो कम राशि होगी उसके बराबर उसको छूट मिल जाएगी। अब यहाँ फिर वेतन की बात आई है, क्योंकि
सेवा के प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर के लिए उसके 3 माह का उसको वेतन दे रहे हैं अपन, वेतन। और वेतन का मतलब सैलरी। तो सैलरी का क्या मतलब है, जब अपन वीआरएस के संबंध में कर मुक्ति की गणना करेंगे तब ये कहते हैं कि वेतन से यहाँ मतलब मूल वेतन से है। और महंगाई भत्ता अगर सेवा शर्तों के अनुसार है तो वो भी शामिल करेंगे, और बिक्री पर कमीशन है तो वो भी वेतन में शामिल करेंगे। तो वेतन में यहाँ भी 3 चीज़ें शामिल हो रही हैं, मूल वेतन, डीए या डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, लेकिन तब शामिल करना है जब वो सेवा शर्तों के अनुसार हो। और एक शामिल कर रहे हैं अपन बिक्री पर एक निश्चित दर से अगर उसको कमीशन मिलता है तो। अन्य इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भत्ता या अनुलाभ शामिल नहीं होगा, कोई भी भत्ता। दूसरा या अनुलाभ, अनुलाभ का मतलब परक्यूजिट, इंग्लिश में कहते हैं परक्यूजिट, या सुविधाएं, उनका मूल्यांकन करके उसको वेतन में शामिल यहाँ पर नहीं करना है। जब अपन वीआरएस के संबंध में जो राशि मिली है उसकी कर मुक्ति की गणना करेंगे वहाँ उसको नहीं शामिल करेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा है वीआरएस के संबंध में जो राशि मिली उसके संबंध में कर मुक्ति के क्या प्रावधान हैं। मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये अपेक्षा ज़रूर करूँगा कि आप लोग साथ साथ में बुक में थ्योरी और उदाहरण देखते रहें। किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, आप लगातार इसका अध्ययन करते रहें। फिर कोई परेशानी आएगी तो आप लोग मेरे से, मेरे मोबाइल नंबर सबके पास हैं, उससे अपन बात कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप कहीं अटक गए, अटकते ही बात करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उदाहरण देखेंगे तो मैं नहीं मानता कोई दिक्कतें आएगी, और आएगी तो फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।